नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को अभी तक न्यूज़ में पता चल ही गया होगा कि रशिया का जो क्राइमिया ब्रिज है उसको यूक्रेन ने अपने एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया है और ये अभी तक का यूक्रेन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है रशिया को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि रशिया ने इस वॉर में कितना खोया और कितना पाया। तो बिना ज़्यादा देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था कि रशिया यूक्रेन को इजीली अपने अंडर में कर लेगा और यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की है उनको हटाकर किसी और को एक पपेट गवर्नमेंट के तौर पे बैठा देगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अभी हैरान है यूक्रेन के काउंटर अटैक को देखते हुए। यूक्रेन ने 6 महीने पहले जहां मॉस्कोवा शिप को डुबा दिया था। मॉस्कोवा शिप रशिया का एक बहुत बड़ा वॉरशिप है जिसके अंदर बहुत सारे टॉर्पीडोज और न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। प्लस मॉस्कोवा शिप 3 लेयर एयर डिफेंस है, मतलब अगर कोई भी मिसाइल मॉस्कोवा शिप को हिट करेगा तो मॉस्कोवा शिप के पास 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद मॉस्कोवा शिप को यूक्रेन ने डुबा दिया। रशिया का मानना यह था कि मॉस्कोवा शिप में जो भी असला बारूद थे उसमें किसी तरह से आग उग लगी और इस कारण से मॉस्कोवा शिप डूब गया। लेकिन यूक्रेन का यह कहना था कि मॉस्कोवा शिप को यूक्रेन ने अपने एक मिसाइल से डुबाया। और अगर ये बात यूक्रेन का सच है तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मॉस्कोवा शिप जो कि रशिया का डूबा है वो सबसे बड़ा वॉरशिप होगा और ये रशिया के मिलिट्री एसेट के ऊपर डैमेज था। लेकिन अभी यूक्रेन ने जो क्राइमिया ब्रिज के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया वो रशिया को एक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज दिया। देखिए 2013 से पहले तक ये क्राइमिया वाला रीजन यूक्रेन का हुआ करता था, लेकिन 2013 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, फिर वहाँ पर एक फर्जी रेफरेंडम करवाया और 2014 तक उसको रशिया के अंदर इंटीग्रेट कर लिया। और जैसे रशिया ने क्राइमिया को अपने अंदर इंटीग्रेट किया तो उसके बाद से वहाँ पे एक ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ और ये ब्रिज का नाम रखा गया कर्च ब्रिज। कर्च ब्रिज बेसिकली क्राइमिया को रेस्ट ऑफ द रशिया से कनेक्ट करता है और इसी ब्रिज को क्राइमिया ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि ये क्राइमिया के ऊपर ही बनाया जा रहा है। और देखिए ये जो नैरो स्ट्रेट दिख रहा है आपको मैप में, ये है कर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट बेसिकली 2 वाटर बॉडीज को एक नैरो वाटर बॉडी के थ्रू जो ज्वाइन किया जाता है उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो कर्च स्ट्रेट बेसिकली ब्लैक सी को सी ऑफ अजॉव से कनेक्ट करता है। वहीं कर्च ब्रिज बेसिकली क्राइमिया को रशिया से कनेक्ट करता है। तो कर्च ब्रिज को बनाने में रशिया को 3.7 बिलियन का लागत लगा था और जब कर्च ब्रिज बन के तैयार हो गया था तो व्लादिमीर पुतिन पहले पर्सन थे जिन्होंने कर्च ब्रिज के ऊपर ट्रक चलाया और इसी के साथ कर्च ब्रिज को इनॉग्रेट किया। लेकिन अभी यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, हालांकि रशिया इसको मिलिट्री ऑपरेशन कहता है और यूक्रेन इसको वॉर कहता है, तो रशिया के द्वारा जो ये वॉर चलाया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो इसमें जो ये क्राइमिया ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि देखिए रशिया साउथ से भी यूक्रेन को अटैक कर रहा है और इधर अपने वेस्ट से भी रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है। तो साउथ से सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और जो भी फूड सप्लाईज वो सब क्राइमिया वाले रीजन में किया जा रहा है ताकि जो भी मिलिट्री पर्सनल साउथ से यूक्रेन के ऊपर अटैक करे उनको प्रॉपर मतलब हेल्प मिल सके। और क्राइमिया ब्रिज बेसिकली डबल डेकर ब्रिज है। डबल डेकर ब्रिज यानी इसमें रेलवे भी चल सकता है और ये रोडवे भी है। तो अभी यूक्रेन ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है उसमें बेसिकली रोडवे वाला पार्ट बुरी तरह से डैमेज हुआ है और उसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत दिन लगेंगे, लेकिन जो रेलवे वाला पार्ट है उसको रशिया कह रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर कंस्ट्रक्ट करके फिर से ठीक किया जा सकता है और उसके बाद रेलवे वाला जो पार्ट है इस ब्रिज का वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और क्राइमिया ब्रिज के ऊपर जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो यूक्रेन में जो भी कॉमन सिटीजन्स थे वो लोग क्राइमिया ब्रिज के सामने अपना फोटोशूट करके सोशल मीडिया में डाल रहे थे। और इसी के साथ यूक्रेन के लोगों के अंदर एक डर अब ये भी है कि अब तो क्राइमिया ब्रिज को यूक्रेन ने उड़ा दिया, लेकिन इसके बाद रशिया क्या करेगा? रशिया कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब तो यूज़ नहीं करेगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेसिकली छोटे बॉम्ब होते हैं और उसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन उसमें भी रेडिएशन ये सब होता है। तो यूक्रेन के जो कॉमन सिटीजन है उनको भी ये डर है कि क्राइमिया ब्रिज के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कहीं अब रशिया टैक्टिकल न्यूक्स का यूज़ ना कर दे। और रशिया इसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कह रहा है क्योंकि देखिए क्राइमिया ब्रिज के ऊपर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो कोई कन्वेंशनल वॉर्स में नहीं हुआ था, मतलब कोई मिसाइल या फिर कोई एंटी शिप मिसाइल ये जाके वहाँ पे हिट नहीं किया। वहाँ पे बेसिकली एक पर्सन गया रैंडमली किसी ट्रक में, वहाँ पे बॉम्ब डाला हुआ था, बॉम्ब वहाँ पे गया और ब्लास्ट कर गया। तो ये एक अनकन्वेंशनल मेथड है और इससे रशिया ये कह रहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है और इसको यूएन में उठाया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि यूएन में अभी वेस्ट का यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तो ये वाला मैटर उतना ज़्यादा उठेगा नहीं। वहीं रशिया के सपोर्ट में बेलारूस और चाइना आएगा और अगर इंडिया को वोटिंग करने का हुआ तो इंडिया वापस वही करेगा एब्सटेन वाला। यूक्रेन ने जो ये बॉम्ब ब्लास्ट किया इससे यूक्रेन के लोगों को तो फियर है कि कहीं उनके ऊपर न्यूक्स से हमला ना हो जाए। वहीं उनके अंदर एक एक्साइटमेंट ये है कि अगर रशिया न्यूक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो हो सकता है कि यूक्रेन अपना जो भी खोया हुआ रीजन है उसको भी हासिल कर ले, प्लस जो ये क्राइमिया था जिसको 2013 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था इसको भी यूक्रेन वापस से हासिल कर ले। तो ये एक तरह से अभी 2 धारी तलवार जैसा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्लस रशिया ने लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और खिरसोन इन सारे रीजन्स को बहुत दिनों से कब्जा करके रखा था, लेकिन कुछ दिनों पहले रशिया ने यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया और बेसिकली ये रेफरेंडम रिग्ड है। रिग्ड यानी रशिया के द्वारा मैनिपुलेट किया गया। यहाँ पे बेसिकली जो रशिया के मिलिट्री कॉन्वर्स के लोग थे वही यहाँ पे आके वोट दिए और वो लोग वोट में ये दिए कि वो लोग बेसिकली रशिया का पार्ट बने रहना चाहते हैं और वेस्ट और यूक्रेन इस इलेक्शन को एक तरह से नहीं मान रहे हैं। प्लस यही बात आ जाता है न्यूक्स के इस्तेमाल का। देखिए रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के टेरिटोरी पे अग्रेशन करता है, रशिया के जो भी लैंड है उसके ऊपर अपना क्लेम करता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, तो रशिया के पास तब फुल फ्लेज अथॉरिटी है न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का। तो अभी रशिया ने ये रेफरेंडम करवा के इन सबको अपना पार्ट बना लिया है। तो अभी अगर यूक्रेन इन सब रीजन्स के ऊपर वापस से अपना मिलिट्री डालेगा और रशिया को यहाँ से पुश करने की कोशिश करेगा तो रशिया के पास एक एक्सक्यूज़ होगा कि यूक्रेन ने रशिया के जो टेरिटरी है उनके ऊपर अग्रेशन किया और इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और अभी जस्ट ये न्यूज़ आ रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लगभग 75 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं और ये सारे मिसाइल लॉन्च इसलिए किए गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के क्राइमिया ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा दिया था और
और अभी पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक ही चीज़ का डिस्कस किया जा रहा है कि रशियन रिवेंज। और देखिए रशिया ने जो भी ये मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागे हैं, इसमें लगभग 10 सिविलियंस की डेथ कंफर्म हो चुकी है, प्लस बहुत सारे बिल्डिंग्स भी इसमें डिस्ट्रॉयड किए गए। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी का जो पुराना कॉन्सुलेट था उसके ऊपर भी रशिया ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मिसाइल हिट किया। हालांकि जर्मनी के पुराने कॉन्सुलेट में कोई अभी वर्क तो नहीं कर रहा था, और तो ये एक तरह से वार्निंग शॉट था रशिया का वेस्ट को कि अगर आप लोग यूक्रेन को और ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट दें तो कहीं आप लोग के कॉन्सुलेट के ऊपर रशिया मिलिट्री से अटैक न कर दे। तो आज रात को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग होने वाला है, और इस वोटिंग में बेसिकली इसके ऊपर बात किया जाएगा कि रशिया ने जो भी एरियाज रेफरेंडम के थ्रू अपने पार्ट में कर लिया, क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं। जैसे कि आप लोगों को बताया, खैरसॉन, लुहांस्क, डोनेस्क और मारियोपोल, ये चारों रीजन के ऊपर रशिया ने अभी रेफरेंडम करवाकर इन लोगों को रशिया का टेरिटोरी घोषित कर दिया था। तो इसी के ऊपर वोटिंग होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी वेस्ट के कंट्रीज है वो लोग बहुत सारे कंट्रीज को मनाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यूक्रेन का सपोर्ट करिए। प्लस इंडिया के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर आया है, यूएसए का एक तरह से प्रेशर है कि इस मैटर में यूक्रेन का सपोर्ट करे। तो इसमें देखना पड़ेगा इंडिया किसका सपोर्ट करता है। और इसी वोटिंग के कारण से यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान में जाकर अभी कश्मीर से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिससे वो लोग पाकिस्तान को एक तरह से ये दिखा सके कि हम लोग आपके लिए कश्मीर का इशू उठा रहे हैं, अब आपको हम लोग के लिए रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करना पड़ेगा। प्लस ये इंडिया को एक तरह से वार्निंग दिया जा रहा है वेस्ट के द्वारा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रशिया के अलाइन हो गए तो हम लोग आपका जो ये कश्मीर का कार्ड है उसको प्ले करेंगे। और ये कश्मीर का जो कार्ड है इसको पास्ट में बहुत सारे कंट्रीज ने प्ले करके इंडिया और पाकिस्तान को अपने अपने साइड में करने का कोशिश किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान उन लोगों के साइड में चल जाता है। लेकिन इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, भले इंडिया को कुछ भी लॉस हो जाए, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड रहता है वो चेंज नहीं करता है। तो इस बार भी देखना पड़ेगा क्या इंडिया एब्स्टेन एंड चिल करता है या फिर इंडिया भी कोई पक्ष लेता है रशिया का या फिर यूक्रेन का। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया इस बार यूक्रेन का पक्ष लेगा, क्योंकि रशिया ने जो ये रेफरेंडम करवाया, अगर वैसे रेफरेंडम पाकिस्तान कश्मीर में जाकर करवा दे तो क्या इंडिया तब इसको मान लेगा? नहीं ना। तो इसीलिए ये इंडिया के कश्मीर से रिलेटेड भी एक तरह से हो जाए कि अगर कल पाकिस्तान पीओके वाले रीजन में रेफरेंडम करवा दे तो क्या इंडिया उसको मानेगा? नहीं ना। तो देखना पड़ेगा इंडिया इसमें क्या वोट देता है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आपको यूक्रेन और रशिया में जो भी अभी लेटेस्ट इवेंट्स हुए थे, जो रशिया का मिसाइल अटैक है और यूक्रेन का क्राइमिया में बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग अप टू डेट हुए होंगे करंट जियोपॉलिटिक्स से। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप ऊपर वाला चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई रैंडम वीडियो देखना है तो आप नीचे वाला चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप नोइंग। इसी के साथ धन्यवाद।